हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका आज के इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसे कि मैंने कहा कि पहले वीडियो आपने देखी होंगी, अच्छे से समझ आई है, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। उसके सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल गए होंगे, शिल्पी वर्मा 22 पर। अगर कोई आपत्ति है, नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेपर अब बहुत नज़दीक आने वाला है। क्या रणनीति अब अपना रहे हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या आप रिवीजन पे आप फोकस कर रहे हैं? फिलहाल अभी की अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स बेस्ड पर कुछ क्विज हम लेकर आते हैं, जिसे हम आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए टारगेट कर रहे हैं। और ये क्लास 3 है आपकी। सुबह 6 बजे आपकी ये क्लासेस आती है, एज यू कैन सी दिस, ठीक है। अब देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने लेक्चर 1 और 2 में कराए उनको भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न छुपे हुए हैं और किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो देखिए, इस तरह के फैक्चुअल जो होते फैक्ट्स होते हैं ना, एकदम एक्यूरेसी वाले, वो आपको जब तक 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे याद नहीं रहेगा। तो पहले हम इस परियोजना को समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो परियोजना थी वो 14 सितंबर 2023 को लाई गई थी। और रायगढ़ को जो है ये इस रायगढ़ को ध्यान में रखकर इस जो है परियोजना को लाया गया। और इसकी लागत राशि की अगर हम विशेषतः बात करें इस प्रश्न के उत्तर के अनुसार, तो लगभग 6,350 करोड़ रुपए लागत रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की यहाँ पर आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं। संविधान 128वां संविधान संशोधन यहाँ पर बात कर रहे हैं। कितना? 128वां, ठीक है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2003 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान यानी कि प्रोविजन किया गया है? ऑप्शन है आपके 20%, 30%, 25%, 33%। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बात की जा रही, जो 128th अमेंडमेंट है, तो ये लोकसभा में पारित हुआ था 20 सितंबर 2023 को, ठीक है। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में इसमें क्रमशः 454 और 2 मत पड़े थे। और अब देखेंगे राज्यसभा के द्वारा जब पारित हुआ तो 21 सितंबर 2023 को यह हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे कि इस विधेयक का जो दूसरा नाम है वो क्या है? महिला आरक्षण विधेयक 2023 है। अभी काफ़ी चर्चा में लास्ट टाइम रहा है। तो अब यहाँ पर ये इसका नाम एक्चुअली क्या रखा गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने अपनी क्लासेस, जो इंडियन सोसाइटी की क्लासेस हैं महिलाओं के संदर्भ में, उसमें मैंने डिटेल में इसको समझाया है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि पूछ रहे हैं कि कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं दिल्ली विधानसभा के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। तो आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई। दैट मीन्स 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में और डिटेल में जानना हो इस टॉपिक के विषय में, तो मैंने अपने इंडियन सोसाइटी के लेक्चर में पढ़ाया है। आप कहेंगे तो उसको रीसेंड में यहाँ पर कर दूँगी, ठीक है। सितंबर 2023 में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें समझना है कि 5 से 7 सितंबर के बीच में 2023 में भी ये आयोजन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ था। तो इस प्रश्न के उत्तर का अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और डिटेल में समझते हैं किसके द्वारा हुआ था। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और फिटनेस कन्वर्जेंस काउंसिल यानी कि एफसीसी के द्वारा संयुक्त रूप से इसको किया गया था। और बेसिकली जो ग्लोबल फिटनेस फेस्ट ये हुआ था, इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था कि ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव और रेसिलेंट और सस्टेनेबल की बात करता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पुरस्कार इत्यादि दिए गए थे। मेन यहाँ से हमसे पूछा गया है कि ये जो है आयोजित क्या हुआ था, तो ऑप्शन बी यानी कि मुंबई में आयोजित हुआ था। देखिए, आज का अगला प्रश्न अपना क्या है? 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित
निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए। यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या कहा गया है, इसको जब हम पढ़ेंगे। 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। यहाँ पर 2 फैक्ट्स हैं आपके एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह का स्थायी सदस्यता मिली है। ठीक है, तो ये एकदम करंट अपडेटेड चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें एक बार इससे रूबरू होना होगा। ऑप्शन दिए केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 और उपयुक्त सभी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस पूरे आयोजन को समझना है। 9 से 10 सितंबर में क्या हुआ 2023 में कि ये आयोजन किया गया। नई दिल्ली की प्रगति मैदान भारत मंडपम में हुआ, यानी कि पहला कथन तो ठीक है ना। अब दूसरा क्या, इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने की थी, बट ऑब्वियसली भी G20 जो हुआ था। इसका मुख्य विषय क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, है ना। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो दूसरा कथन भी ठीक है। अब आप ये देखिए, मान लीजिए तीसरा कथन आपको नहीं पता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पहले और दूसरे कथन ठीक है, तो देखिए पहला और दूसरा किस किस में? ऑलमोस्ट सभी में ही है। लेकिन सिर्फ अब तीसरा आपको पता नहीं है। इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह सदस्यता मिली थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये कथन कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कथन इसमें कह रहा है कि इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली थी। तो अगर आपने उस दौरान पूरी न्यूज़ को समझा होगा तो वहाँ पर उसको स्थायी सदस्यता मिली थी। यानी कि यहाँ पर अभी हमारे तीनों स्टेटमेंट ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए? ऑप्शन डी भी आपको अवेलेबल है, यानी कि उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देश कौन कौन से आमंत्रित थे आप देखेंगे। बांग्लादेश, कोमोरोस थे, मिस्र थे, मॉरिशस था, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात था, है ना। तो काफ़ी इसके बारे में काफ़ी सारा इंटरनेट पे भी मटेरियल आपको मिलेगा, लेकिन तैयार करके जाइएगा क्योंकि इस बार इससे 1-2 प्रश्न तो कंफर्म आने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि शांति निकेतन के बारे में जान लीजिए। इसका ऑप्शंस क्या है, इसका आंसर क्या है, वो हमको पता चल जाएगा, बट शांति निकेतन के बारे में यहाँ पर जानना पहले ज़रूरी, क्योंकि उससे रिलेटेड भी आपसे बेसिक प्रश्न बना सकते हैं। देखिए 1863 में, ठीक है, 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी, है ना। फिर क्या हुआ 1901 में, 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में इसको तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया। फिर 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में इसमें परिवर्तित हो गया। फिर विश्व भारती को वर्ष 1951 में, 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विश्व धरोहर सूची में इसमें शामिल करने का निर्णय ये किसका था? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब का था, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान ये निर्णय लिया गया और इसको जो है उसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? आपके ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, रामनाथ कोविंद, राजीव कुमार। ठीक है, ये जो समिति गठित की गई थी 1 सितंबर 2023 को की गई थी, ध्यान रखिएगा 1 सितंबर 2023 को की गई थी। और किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा। और किसकी अध्यक्षता में कह रहा है की गई है? तो ये आपके जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं रामनाथ कोविंद, उनके जो है उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है, गठित किया गया है। और 19 आप देखेंगे इसके पीछे का विशेष कारण क्या था? 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो समिति गठित की गई वो केंद्र सरकार के द्वारा, और जो एक्स हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत इसको किया गया है। आपके प्रश्न के उत्तर के अनुसार होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथेर पांचाली महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही है ये। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें समझना है कि जो G20 फिल्म महोत्सव जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था वो 16 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक हुआ। ये करेक्ट बात है, नई दिल्ली में हुआ, पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया। मेन उद्देश्य क्या था कि सिनेमा के वर्ल्ड में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी जो कृति है पाथेर पांचाली इस महोत्सव की उद्घाटन की फिल्म रही है। तो इस हिसाब से आपके दोनों कथन ठीक है। तो देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिए गए दोनों के, इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों करेक्ट हैं। देखिए अब ये मत सोचिएगा एज इट इज़ प्रश्न पूछा जाएगा, इसके पीछे जो फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं, जो लाइनें आपको पढ़ी जा रही हैं, स्टेटमेंट, उसमें से भी कई प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगस्त 2023 में NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? महेश चंद्र पंत और संदीप जालान, मंजुल भार्गव, सुधा मूर्ति। ठीक है, तो ये क्या था आप देखेंगे कि किसके द्वारा यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हुआ है, तो यहाँ पर एक्चुअली आप देखेंगे कि 11 अगस्त को बेसिकली यहाँ पर NCERT की जो बात करें, माफ़ी चाहती हूँ, वो महेश चंद्र पंत के अंतर्गत ये जो है 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था NCERT पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए। तो ऑप्शन ए इसका, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं NCERT में, NCERT का फुल फॉर्म देखिए किसके द्वारा की गई थी? NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, अगस्त 2023 में, है ना। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 अगस्त 2023 को यूपी मंत्रिमंडल द्वारा यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया है। दूसरा कथन है इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा। तो कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए अनुमोदित जो हुआ था ये विधेयक का प्रारूप, वो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा हुआ था। राइट, कब हुआ था? 1 अगस्त 2023 को हुआ था, यानी कि पहला कथन आपका ठीक है। फिर या देखेंगे कि आयोग का गठन इत्यादि को देखने से पहले ये एक निगमित निकाय होगा। ठीक है, इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा, है ना। तो ये तो ठीक बात है इसमें। इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आयोग, देखिए आप सिंपल सी बात समझिए, ये ऑप्शन जो 3 ऊपर दिए गए ना कि आयोग राज्य सरकार द्वारा एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे, ये भी करेक्ट है। इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने प्रावधान, ये भी करेक्ट है। ऊपर वाला भी करेक्ट है। गलत ये 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, इसलिए गलत है क्योंकि इसको समझिए अध्यक्ष और सदस्यों का जो यहाँ पर कार्यकाल है वो पद ग्रहण करने की डेट से 3 ईयर की जो ड्यूरेशन है या फिर 65 ईयर्स जो भी पहले हो उसके दौरान है यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, जबकि गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या होगा? 5 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष की अवधि होगी या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाता है उसके अनुसार होगा। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं, 2 बार केवल बन सकते हैं, और जो उसका जो भी व्यय होगा, खर्च होगा, ये आयोग के सदस्यों का वो कौन वहन करेगा? ये आप देखेंगे सरकार के द्वारा प्रदत्त अनुदान से और आयोग की अपनी प्राप्तियों से वहन होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका आज का? जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन से सही नहीं है? इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये जो अधिनियम आया था जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ये 11 अगस्त 2023 को आया था। ठीक है, और इसमें प्रस्तावित किया था ये जो जन्म और मृत्यु का जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस होता है उसको तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया था। और अब देखेंगे कि ये जो हमारा पहला कथन है पूरी तरह से सही है।
ठीक है। अब इसके ये कब लाया गया था, इसमें अभी जैसे 1969 पर संशोधन हुआ यहाँ पर कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जबकि आप देखेंगे ये जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन डी। क्यों क्यों कह रहा गलत, ये गलत है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता अभिभावक का आधार नंबर आवश्यक होता है, जबकि यहाँ कह रहे हैं आधार नंबर आवश्यक नहीं होता। देखिए पूरे स्टेटमेंट में बस एक शब्द जोड़ दिया, पूरा अर्थ बदल गया। तो हमारे तीनों कथन तो ऊपर के ठीक है, बट ये कथन ठीक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि माँ बाप का आधार जो है, माता पिता का अभिभावक का आधार नंबर है, वो आवश्यक है इसमें। ठीक है। सितंबर 2023 में शंघाई संगठन SCO के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की 22वीं बैठक हाइब्रिड मोड में कहाँ आयोजित हुई? दुशांबे, बिश्केक, शंघाई, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर आपको ये समझना है क्या कहा जा रहा है इसके अंतर्गत, कि ये कहाँ पर आपकी जो है ये बैठक आयोजित हुई है। देखिए अब जैसे ये प्रश्न अभी हमने पढ़ा था, तो इसके ऑप्शंस थे दुशांबे, शंघाई, बिश्केक और न्यू दिल्ली। ठीक है। तो देखिए ये 27 सितंबर 2023 में ये जो है बैठक आयोजित की गई। अब कहाँ की गई? किर्गिस्तान की अध्यक्षता में बिश्केक में हाइब्रिड मोड में इसको आयोजित किया गया था। तो कहाँ? बिश्केक में इसको किया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो भारत की ओर से क्या हुआ कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वर्चुअली इसमें भाग लिया था। और इस दौरान जो है इस दौरान SCO मंत्री ने SCO सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को गहरा करने की संभावनाएं और उपाय विषय पर अपने दृष्टिकोण भी इन्होंने साझा किए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? अगस्त 2023 में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? मास्को, न्यू दिल्ली, डरबन, शंघाई। ठीक है। तो अब ये जो ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है वो 1 से 4 अगस्त को हुई थी, और डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि देखा जाए तो ऑप्शन बी यानी कि डरबन है। आगे समझते हैं, इसका जो अध्यक्षता है वो दक्षिण अफ्रीका में की गई, और इसका जो मुख्य विषय रहा है, तो इसका मुख्य विषय रहा है कि UHC। ठीक है, UHC ओके, UHC 2023 की राह में सतत स्वास्थ्य संबंधी अंतरों को पाटना, यानी कि ब्रिजिंग द गैप ऑन सस्टेनेबल हेल्थ ऑन द रोड टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023। इस बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनमुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। तो बेसिकली ये कहाँ हुई है? डरबन यानी कि साउथ अफ्रीका में हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो समझ आ रही होगी। प्लीज़ इसको रिवाइज़ करते रहिए, साथ साथ में स्किप मत करिए। और आप लोग इतना कम क्यों देख रहे हैं वीडियोस को, आई डोंट अंडरस्टैंड। प्रॉपर वीडियो को देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर वीडियो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखें। दिन में 10 बजे अभी मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्विज को कर रहे हैं। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स के सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दोपहर 1 बजे। वो भी देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।